संक्षेप में, वो और हे रोमान सेंसी एक ही प्रकार के लोग हैं। वो और किताब दोनों सपाट स्तन कलाकार हैं। हम्फ, तुम सच में आने की हिम्मत करते हो? टोयनोसाकी स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक बैकपैक ले जाने वाली एक खूबसूरत आकृति खड़ी थी। जब उसने मयंक भाटिया को रास्ते पर चलते देखा तो लिली जमेश ने गर्व से अपना सिर उठाया। उसका नाजुक छोटा चेहरा नाराजगी से भरा था। सावा, मुझे कल के बारे में वास्तव में खेद है। मयंक भाटिया ने ऊपर आते ही सीधे लिली जमेश से माफी मांगी। खैर, चाहे कुछ भी हो, उसने गलती से उसका शरीर देख लिया। वो हमेशा धर्मी नहीं हो सकता। एक लड़की के नजरिए से मयंक भाटिया भी समझ गए थे कि एक लड़की उसके शरीर को बहुत ज्यादा महत्व देती है। चूंकि ये गलती से देखा गया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि लिली जमेश गुस्से में क्यों थी। इसलिए उसने ऊपर आते ही उससे माफी मांगी। बेशक, मयंक भाटिया के दिमाग में कल का अपराधी मेडिकल टीचर था। वह दोष को स्थानांतरित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर टीचर ने उसे समझाने का मौका नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं होता। अरे, आपकी नैतिक अखंडता कहाँ है? लिली जमेश, जो मूल रूप से गुस्से में थी, को उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया बिना किसी नैतिक अखंडता के माफी मांगेंगे। उसके दिल में गुस्सा अचानक आधा हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और थपथपाया। रहने भी दो, तुमने मुझे कल बचाया। मैं फिलहाल आपसे बहस नहीं करूंगा। एकदम बढ़िया। मयंक भाटिया खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। निश्चित रूप से ये तथ्य कि जुड़वा पोनीटेल अहंकारी थे, सच था। इस समय मयंक भाटिया ने गेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में सोचा। उसने लिली जमेश की ओर देखा और पूछा, सावा, हम जिस हाई स्कूल में जा रहे हैं, वो कहाँ है? पुणे प्रांत, पुणे केंजान हाई स्कूल। बिल्कुल नहीं। क्या ये बहुत दूर है? मयंक भाटिया ने भारत में पुणे प्रांत को याद किया। ये डीपीएस से काफी दूर था। उसने आश्चर्य से पूछा, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? ट्राम द्वारा? लेकिन यहां से ट्राम स्टॉप तक काफी दूरी पर है। आप वहां चलना नहीं चाहते हैं, है ना? हालांकि मैं ठीक हूं। आपका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यदि आपको गलती से फिर से हीट स्ट्रोक हो जाता है तो मैं किसी को अस्पताल नहीं भेजूंगा और गलती से एक युवा लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाएगा। हम्फ, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। लिली जमेश ने खर्राटे लिए और स्कूल वापस चली गई। कुछ ही देर बाद मयंक भाटिया की हैरान निगाहों के नीचे उसने अंदर से एक साइकिल को धक्का दिया और गर्व से कहा, क्योंकि मुझे पता था कि हम कल कहां जा रहे थे, इसलिए मैंने यहां साइकिल चलाई। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि हम प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच गए और उसे लॉक कर दिया। जब हम रात को वापस गए तो मैं वापस साइकिल चलाया। हो, तो चलो चलते हैं। मयंक भाटिया साइकिल के पास चला गया। वो वैसे भी चलते चलते थक गया था। साइकिल चलाने से उसका समय बच सकता था और वो बहुत हल्का था। मयंक भाटिया को चलते देख लिली जमेश ने अपनी भौहें उठाई और दांत पीस लिए। मैं तुम्हारे जैसे लड़के को नहीं लूंगी जिसने अपने सहपाठियों पर भी हाथ रखा हो। आप पीछे बैठना चाहते हैं क्योंकि आप मुझे गले लगाने का अवसर लेना चाहते हैं, है ना? ये कल के छेड़छाड़ से अधिक उचित है ना? मयंक भाटिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वो सीधे साइकिल के सामने चला गया और कहा, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या ये ठीक है? वास्तव में शुरू से ही उसने लिली जमेश को उसे ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। लिली जमेश एक खूबसूरत लड़की थी। उसके कमजोर शरीर के साथ उसे थकने में देर नहीं लगेगी। दूसरी ओर अपने दूसरे क्रम के काया के साथ, जो एक वयस्क से आगे निकल गया था, उसे अपनी पीठ पर थोड़ा सा वजन छोड़कर हल्के लिली जमेश को ले जाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आप चाहते होंगे कि मैं आपको इस तरह गले लगाऊं, है ना? धिक्कार है, योरी योरी के पास अप्रत्याशित रूप से एक जहरीली जीभ थी।
मयंक भाटिया इस बार पूरी तरह से सदमे में थे। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लिली जमेश, मुझे लगता है कि आप इस तरह से सोचने के लिए गलत हैं। वास्तव में कल की घटना से पता चला कि केवल सुंदर लड़कियां ही आकर्षक होती हैं और लड़के उनका फायदा उठाएंगे। लिली जमेश ने अपने छोटे कुत्ते के दांत दिखाते हुए भौहें चढ़ा दी और नाखुशी से कहा, आप इस समय क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वास्तव में ये इस तरह है। स्कूल में शानदार फिगर वाली खूबसूरत लड़कियां ही लड़कों को आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा कल की घटना पूरी तरह से अपरिहार्य थी। साथ ही चिकित्सा शिक्षक ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे अंतिम परिणाम आया। हर कोई मुझे अपने दांतों के माध्यम से झूठ बोलने के लिए क्षमा करे। उसका फिगर बहुत अच्छा है। बेशक मयंक भाटिया का असली मतलब यह था कि लिली जेम्स की खराब छाती के अलावा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। वो सिर्फ यह नहीं जानता था कि लिली जमेश समझ गया कि उसका क्या मतलब है। ओह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भले ही आप इस समय मेरी प्रशंसा करें, मैं आपको वहां नहीं ले जाऊंगा। लिली जमेश का मूल रूप से सफेद चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी दो चंचल पोनीटेल मयंक भाटिया के शरीर की ओर जमकर चाबुक मारने लगी। सौभाग्य से मयंक भाटिया अपने हमले से बचने के लिए समय पर वापस कूद गए। जिसकी बात करें तो लिली जमेश का हमला अजीब था, लेकिन उसने उसे एक बार भी नहीं लगाया। शायद ये दो पोनीटेल का उपयोग करने का सही तरीका था। भविष्य में दो पोनीटेल वाली लड़कियों के साथ व्यवहार करते समय उन्हें वास्तव में अधिक सावधान रहना पड़ा। हालांकि आपने जो कहा वो बहुत ही उचित है। ये किसी भी लड़के के लिए किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का कारण नहीं हो सकता है ना? ये देखकर कि मयंक भाटिया फिर से चकमा दे गया, लिली जमेश ने नाखुशी से कहा, बिल्कुल नहीं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाते हुए गंभीर चेहरे से कहा, मैंने पहले ही कल की बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया था। वास्तव में चिकित्सा शिक्षक ने मुझे समझाने का मौका नहीं दिया। आपकी मदद करने के लिए मैं केवल वैसा ही कर सकता हूं जैसा कि चिकित्सा शिक्षक ने कहा था। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उससे फिर से पूछ सकते हैं। बेशक मैंने सुबह मेडिकल टीचर के बारे में सुना, अन्यथा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। ये सही है, हम दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा मैंने आपके बारे में जो देखा उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी भविष्य में शादी कर सकते हैं। इस तरह की बात मुझे कैसे याद नहीं है? ये देखकर कि समय सही था, मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सावासान, वास्तव में मैं हमारे विचार के लिए कार ले गया था। आखिरकार मुझे स्टेशन तक पैदल चलने में लगभग 1 घंटा लगता है। जब तक हम पुणे प्रांत वापस पहुंचेंगे तब तक रात का समय हो जाएगा। पहले वापस आने के लिए हमें वहां पहले पहुंचना होगा। इसके अलावा आपको कल ही हीट स्ट्रोक हुआ था। आज इतनी लंबी दूरी की सवारी करना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। चिकित्सा शिक्षक पहले ही कह चुके हैं कि ये बहुत संभावना है कि यदि आप धूप के संपर्क में आते हैं तो आपको फिर से हीट स्ट्रोक होगा। आज मुझे तुम्हारे साथ बाइक चलाने दो। क्या मैं तुम्हें शाम को घर ले जाऊं? इतना कहने के बाद मयंक भाटिया ने पहले ही बाइक का हैंडल पकड़ लिया था, बाइक पर चढ़ गया था और एक नरम मुस्कान के साथ लिली जमेश की ओर मुड़ गया। बाइक पर चढ़ो। सच कहूं तो मैं वास्तव में माउंट अकीना का एक अनुभवी ड्राइवर हूं। अरे सुनो, आपकी बाइक पर कौन चढ़ना चाहता है? वास्तव में कृपया ये बात मुझसे अकेले मत कहो। ठीक है। हैरानी के साथ उसने मयंक भाटिया को बाइक पर चढ़ते हुए देखा और चिंता के साथ उन शब्दों को कहा। लिली जमेश का चेहरा अचानक लाल हो गया, लेकिन जब से मयंक भाटिया ने ऐसा कहा वो फिर से मना करने में शर्मिंदा हो गई। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक पराजित कुत्ते की तरह गुनगुनाहट छोड़ दी और बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई। हम सहपाठी हैं,
यदि आप चलना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मुझे ले जाने की अनुमति दूंगा। कसकर बैठो। लड़की के आखिरी वाक्य को नजरअंदाज करते हुए मयंक भाटिया बाइक पर चढ़ गया और लिली जमेश को स्कूल के नीचे ढलान पर ले गया। बहुत तेज गति से हवा की सीटी की आवाज उनके कानों में आई। इतनी तेज गति से लिली जमेश आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसके हाथों ने मयंक भाटिया की कमर को कसकर पकड़ लिया। अपनी कमर को कसकर पकड़े हुए हाथों के स्पर्श को महसूस करते हुए मयंक भाटिया मदद नहीं कर सका, लेकिन हंस पड़ा। मुझे क्षमा करें। मयंक भाटिया ने पुणे प्रांत के डीपीएस हाई स्कूल के गेट पर नजर डाली, फिर लिली जमेश के पीछे पीछे सीधे स्कूल में प्रवेश किया। लिली जमेश के अनुसार, हालांकि इसे गेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा जाता था, क्लब का असली नाम गेम रिसर्च एसोसिएशन था और गतिविधि कक्ष क्लब बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था। तथाकथित क्लब गतिविधि कक्ष वस्तुतः डीपीएस हाई स्कूल के समान था। इसमें कला विभाग, बांसुरी विभाग, पेटू विभाग और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे सांस्कृतिक गतिविधि कक्ष शामिल थे। लिली जमेश, ये जगह है ना? दोनों दूसरी मंजिल पर गलियारे के अंत के पास रुक गए और मयंक भाटिया ने अपने सामने के कमरे को देखा और पूछा, क्या तुमने दरवाजे पर शब्द नहीं देखे? लिली जमेश ने अपने कपड़े साफ किए, दरवाजे पर लिखे शब्दों की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा। दरअसल लिली जमेश पहले ही अपने दिल में मयंक भाटिया को अनगिनत बार शाप दे चुकी है। मयंक भाटिया जब साइकिल चला रहे थे तो उन्हें पीछे से उनकी चीखें साफ सुनाई दी, लेकिन उन्हें उनके डर का पता नहीं था। वो इतनी तेजी से साइकिल चलाता था, खासकर जब वह नीचे की ओर जा रही थी। वह धीमा भी नहीं हुआ, जिससे वह ट्राम पर चढ़ गई। उसके दिल को शांत होने में काफी समय लगा। उसने कसम खाई कि अगर उसे फिर से मौका मिला तो वो कभी भी मयंक भाटिया की साइकिल नहीं लेगी। वो कैसे कह सकता था कि वो माउंट अकीना का पुराना ड्राइवर था? मयंक भाटिया दंग रह गए। उसने ऊपर देखा और दरवाजे पर लगे साइन पर गेम रिसर्च एसोसिएशन शब्द लिखे हुए देखे। देर हो रही है। मयंक भाटिया ने अपना फोन चालू किया और समय देखा। दोपहर के 4 बज चुके थे। उसने फोन बंद कर दिया और अपने बगल में लिली जमेश की ओर देखा। तो क्या हम अंदर जा रहे हैं? ठीक है, हालांकि मैंने आज पाठ नहीं लिखा है। मुझे कम से कम आपको उनसे मिलवाना होगा। लिली जमेश आगे बढ़ी और दरवाजा खटखटाया। जल्द ही अंदर से एक स्पष्ट आवाज आई, कृपया अंदर आओ। यह आवाज सुनकर मयंक भाटिया और लिली जमेश ने सीधे धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चले गए। दरवाजा खुलते ही मयंक भाटिया की आंखों के सामने पूरा गेमिंग डिपार्टमेंट नजर आ गया। गेमिंग विभाग के केंद्र में 4 लंबी मेजों से बनी एक बड़ी मेज थी। मेज पर उन्नत मॉनिटर और विभिन्न गेम कंसोल, साथ ही लैपटॉप भी थे। कंप्यूटर की मुख्य इकाई के लिए इसे अंतरिक्ष का कुशल उपयोग करने के लिए तालिका के नीचे रखा गया था, जिसके बारे में बोलते हुए ये गेमिंग विभाग आशिना के पेटू विभाग के आकार का केवल 1/3 था। इसलिए भले ही कमरा वातानुकूलित था, कंप्यूटर द्वारा उत्सर्जित गर्मी के साथ मिलकर ये उतना ठंडा नहीं लगा जितना कोई उम्मीद करेगा। गेमिंग विभाग के काउंटर पर चर्च गेट की विभिन्न सीमित संस्करण की मूर्तियां थी। उनमें से चर्च गेट और वर्तमान बेस्टसेलर द्वारा बेचे जाने वाले वयस्क खेलों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही स्टारडस्ट लिटिल विच में लुलू की मूर्तियों और कलेक्टर संस्करण सीडी की भी कमी नहीं थी। लिली जमेश, क्या आप भी मे लुलू को पसंद करते हैं? मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछ सके कि जब उन्होंने देखा कि लिली जमेश भी मे लुलू की मूर्तियों को देख रही थी, मुझे कुछ ऐसा क्यों पसंद आएगा जो एक ओटाकू को पसंद आएगा? लिली जमेश ने मयंक भाटिया को तिरस्कार से देखा और आगे बढ़ गई। इस समय गेमिंग विभाग के सदस्यों ने 2 लोगों को अंदर आते देखा। उनमें से एक, जो उनके सबसे करीब बैठा था, उसका चेहरा एक बच्चा था और काफी नाजुक लग रहा था। खड़ा हो गया और विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, गेमिंग विभाग में आपका स्वागत है, सावा सहपाठी। आप अंत में यहां हैं।
हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया बैठ जाएं। जैसे ही वह बोला, लड़के ने उसके सामने की 2 सीटों की ओर इशारा किया। धन्यवाद। मयंक भाटिया और लिली जमेश समारोह में खड़े नहीं हुए और एक दूसरे के बगल में बैठ गए। मयंक भाटिया ने उस पार देखा। गेमिंग विभाग के कुल 4 सदस्य थे, जिसमें वह लड़का भी शामिल था जिसने उन्हें पहले बधाई दी थी। वे सभी लड़के थे और वे सभी अपने पसंदीदा काम का आनंद लेने के लिए अपने स्वयं के कीबोर्ड, चूहों या गेम कंट्रोलर का उपयोग कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मयंक भाटिया और लिली जमेश उनके बगल में बैठे हैं, तो उन सभी का ध्यान उनकी ओर गया। लिली जमेश ने उन्हें अपने सामने वाले लड़के से मिलवाते हुए कहा, ट्रू वॉल क्लासमेट, ये मेरी सहपाठी मयंक भाटिया है। वो हल्का उपन्यास लेखक है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। ओह, मैं स्कूल के दूसरे वर्ष से ट्रू वॉल हूं। ट्रू वॉल तुरंत खड़ी हो गई और मयंक भाटिया का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, मैं डीपीएस का दूसरा साल हूं। मयंक भाटिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ट्रू वॉल ने बहुत विनम्र भावना दी। मयंक भाटिया भी खड़े होकर मुस्कुराए। चूंकि ये मामला है, हमने गेमिंग विभाग के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया है। आइए मैं आपको हमारे विभाग प्रमुख से मिलवाता हूं। क्या ट्रू वॉल गेमिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट हेड नहीं है? मयंक भाटिया हैरान रह गए, जिसके बारे में बोलते हुए ट्रू वॉल बहुत विनम्र थी और गेमिंग अनुसंधान विभाग को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करती थी। मयंक भाटिया ने सोचा था कि इतना विश्वसनीय व्यक्ति गेमिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई और होगा। बेवकूफ, वो एक है। इस समय लिली जमेश ने चुपके से मयंक भाटिया की कमर पर चुटकी काट ली। उसने गेमिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठे एक लड़के की ओर इशारा किया और मयंक भाटिया के कान में फुसफुसाया, हाँ, सावा सही कह रहा है। मैं सिर्फ एक काम करने वाला लड़का हूं। कृपया मेरा अनुसरण करें। ट्रू वॉल मंद मंद मुस्कुराई और मयंक भाटिया और लिली जमेश को गेमिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के कमरे में ले गई। वे जितने आगे बढ़ते गए, गेमिंग अनुसंधान विभाग को उतना ही अधिक अराजक महसूस होता गया। आखिरकार कमरे में बहुत सारे उपकरण थे। कमरा बड़ा नहीं था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा। इसके अलावा कमरा छोटा था और खेल की पैकेजिंग और मूर्तियों को मेज पर रखा गया था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इन खेलों से जो वर्जित नहीं थे, मयंक भाटिया बता सकते थे कि गेमिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड निश्चित रूप से एक अनुभवी कल्टिवेटर और एक अनुभवी गेमर थे। सावा के विभाग प्रमुख और टेक्स्ट प्रोडक्शन के प्रभारी मयंक भाटिया यहां है। ट्रू वॉल मयंक भाटिया को ले गई और विभाग प्रमुख से कहा, जो एक कुर्सी पर बैठे थे और खेल देख रहे थे, ठीक है, धन्यवाद। विभाग प्रमुख मुड़ा और मुस्कुराया। विभाग प्रमुख जेट काले बाल, चश्मा और बहुत पतले शरीर वाला एक लड़का था। जब वो खड़ा हुआ तो उसके कदम थोड़े कमजोर लग रहे थे। हालांकि उनके चेहरे से मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर सके। उसे लगा कि यह आदमी हाई स्कूल के छात्र की तरह नहीं दिखता है। इसके बजाय वो अपने बिस्वा दशा में एक चाचा की तरह दिखता था। हालांकि किसी से मिलते ही उन्हें चाचा कहना अच्छा नहीं था, लेकिन जब वे पहली बार मिले थे तो मयंक भाटिया को ऐसा ही लगा था। इस आदमी ने उसे वैसा ही एहसास दिया जैसा वो अपने पिछले जीवन में उपन्यास लिख रहा था। हेलो, मैं म्यूरा हूं, स्कूल में 3रे वर्ष का छात्र। मैं गेमिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट हेड हूं। विभाग प्रमुख ने मयंक भाटिया को दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। उन्होंने कहा, हेलो, मैं मयंक भाटिया हूं। मैं यहां खेल के पाठ का उत्पादन करने के लिए हूं। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ऐसा है, आप मयंक भाटिया हैं जिनके बारे में लिली जमेश ने हमें बताया था। गेमिंग विभाग के प्रमुख को एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहने से पहले एक पल के लिए झिझके, मयंक भाटिया, क्योंकि खेल को अगले सप्ताह समाप्त करने की आवश्यकता है।
ची चेंग, जो प्रोग्रामिंग के प्रभारी हैं, ने मुझे परसों पहले ही बता दिया था कि वो टेक्स्ट पर काम करेंगे। अके चेंग, वो लिली जेम्स के अलावा अनुसंधान विभाग में दूसरी लड़की है जो अस्थायी रूप से शामिल हुई थी। वो प्रथम वर्ष की जूनियर है, म्यूरा के मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, चूंकि कोई और है तो इसे भूल जाओ, मयंक भाटिया ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि एक डेटिंग गेम का निर्माण करके वो गेम डिजाइनर के रूप में अपनी आय का एक हिस्सा अर्जित करने में सक्षम होंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास पहले से ही एक गेम डिजाइनर है, यहां तक कि अगर वह दुकान में अपने पिछले जीवन के कुछ बेहतर खेलों के कुछ पार्ट का आदान प्रदान कर सकता है, तो उसके लिए किसी और की नौकरी छीनना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है कि विभाग प्रमुख को पुनर्विचार करना चाहिए। इस समय लिली जमेश ने अचानक जोर से जवाब दिया। फिर उसने मयंक भाटिया को पकड़ लिया जो जाने वाला था। वह दबे पाव बोली और उसके कान में फुसफुसाई, अरे, क्या मैंने आपको पाठ तैयार करने के लिए नहीं कहा था? तुम यहां आते ही क्यों भाग रहे हो? लेकिन क्या तुमने नहीं सुना कि कोई और है? मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। चौंकाने वाला। मयंक भाटिया थोड़ा चौंक गए। एक खेल में इतनी चौंकाने वाली समस्या क्यों होगी? बेशक ऐसा होता है। लिली जमेश ने अपनी भौहें उठाई और उसे धीरे से याद दिलाया। वास्तव में चिचेंग नाम की वह लड़की एक फुजोशी है। आपको क्या लगता है कि वह किस तरह का खेल खेलेगी? एक फुजोशी खेल? मयंक भाटिया का मुंह 2 बार फड़का। फुजोशी का उल्लेख करते समय वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने पिछले जीवन में बिलिबिली पर 2 लोकप्रिय शब्दों के बारे में सोच सका, भाई नोबल और दर्शन। खेल का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? क्या आप सिर्फ टीम में शामिल नहीं हुए? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से लिली जमेश की ओर देखा। मैंने उसे पिछली बार चर्च के गेट पर देखा था। उसने जाने से पहले चुपके से एक गेम और एक किताब खरीदी। एक किताब खरीदना सामान्य है। क्या आप भी एक नहीं खींचते हैं? बेवकूफ, मैं उस तरह की किताब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लिली जमेश ने मयंक भाटिया की कमर पर चुटकी ली और नाखुशी से कहा, किताब और उसके द्वारा खरीदे गए गेम का नाम द हल्क स्लेव बैटमैन और द सीक्रेट्स ऑफ मेल गॉड्स। 2 अजीब नामों ने मयंक भाटिया को लगभग खून की उल्टी कर दी। केवल नाम से ही वह जानता था कि पुस्तक दार्शनिक थी। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया को लगा कि उनका विश्व दृष्टि ध्वस्त होने वाला है। वो वास्तव में नहीं जानता था कि वे फुजोशी कैसे पढ़ना जारी रख सकते हैं। हल्क और बैटमैन, वो क्या बकवास है? क्या कोई रहस्य था जो प्रिंस चार्मिंग नहीं बता सकता था? ये क्या बकवास है? वे वास्तव में एक फुजोशी को एक खेल बनाने देते हैं। क्या इस तरह का खेल वास्तव में ठीक है? हालांकि ये भी एक मायने में एक नौटंकी खेल है, जिसके बारे में बोलते हुए अगर कोई खेल फुजोशी द्वारा बनाया गया था और खेल किसी और द्वारा बनाया गया था, तो वे शायद मौत से चौंक जाएंगे। गेम प्रोडक्शन टीम के सदस्यों ने उसे क्यों नहीं रोका? क्या ऐसा हो सकता है कि वे भी फुजोशी थे? यह सोचकर मयंक भाटिया कांपने से खुद को नहीं रोक सके। उसे लग रहा था कि यह जगह बहुत खतरनाक है। बेशक वे नहीं जानते। यह सिर्फ इतना है कि मैंने गलती से वो किताब देख ली जो लड़की ने चर्च गेट में खरीदी थी। लिली जमेश ने मयंक भाटिया की ओर देखा और उससे आग्रह किया, जल्दी करो और जाओ। कोई भी खेल पाठ है कि चिचेंग बनाता है पसंद नहीं होगा। यदि हमारे पास तब तक गेम टेक्स्ट नहीं है, तो इस साल की प्रतियोगिता के लिए गेम विभाग की योजनाएं समय सीमा तक बर्बाद हो जाएंगी। इस साल की प्रतियोगिता के लिए कोई भी पुरस्कार नहीं जीत पाएगा। मुझे डर है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक खेल में उस तरह का दृश्य नहीं बना सकते हैं जो सड़ा हुआ है ना? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और शिकायत की, ऐसी घृणित चीज कौन खींचेगा? लिली जमेश ने घृणा की दृष्टि से कहा। फिर उसने मयंक भाटिया को धक्का दिया और कहा, जल्दी करो और जाओ, अन्यथा आप सामान्य पाठ नहीं लिख पाएंगे।
मैं उस तरह की चीज नहीं बनाऊंगा। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके लेकिन संदेह कर सके कि मिस लिली जमेश की असली पहचान एक मंगा कलाकार थी और लिटिल एंजल कविता का असली रूप एक गिरी हुई परी का था। इसके अलावा उसके सामने जो लड़की शुद्ध और प्यारी लग रही थी वो वास्तव में फुजोशी थी। ये कहना पड़ा कि दुनिया वास्तव में भयावह थी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि सावा के सहपाठी और मयंक भाटिया का रिश्ता वास्तव में अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक जोड़े हैं? इस समय म्यूरा के मंत्री ने लिली जमेश को देखा जो मयंक भाटिया के बगल में थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराते हुए कहा कि वो मुस्कान नहीं थी। मैं इस तरह के व्यक्ति के साथ कैसे संबंध बना सकता हूं? म्यूरा के मंत्री के शब्दों ने पहले लिली जेम्स को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर उसे अचानक याद आया कि मयंक भाटिया ने उसे देखा था। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन शर्मा गई क्योंकि उसने अपना बचाव करने की कोशिश की। यदि आपका कोई रिश्ता नहीं है तो आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? शर्माते हुए लिली जमेश को देखकर मयंक भाटिया अवाक रह गए। यह कहना पड़ा कि गेमिंग विभाग के म्यूरा मंत्री बहुत ही लापरवाह व्यक्ति थे। वे एक दूसरे को केवल थोड़े समय के लिए जानते थे लेकिन वह पहले से ही उसे अपने नाम से बुला चुका था। हालांकि मयंक भाटिया की नजर में म्यूरा के ये मंत्री कोई बुरे इंसान नहीं थे। उनकी राय में अधिकांश किसान जो घर पर रहते थे और खेल खेलते थे, उनके व्यक्तित्व उन लोगों की तुलना में बेहतर होते थे जो भुनाते थे। आप दोनों मंत्री की बातें मत सुनो। वह बूढ़ा है और वो हमेशा युवा प्रेम के बारे में कल्पना करता है। इस समय ट्रूवॉल, जो उन्हें यहां लाया था, चला गया और मयंक भाटिया से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मयंक भाटिया के सहपाठी को मंत्री के बारे में कुछ संदेह होना चाहिए। फिर मैं समझाता हूं। यह व्यक्ति हाई स्कूल के अपने तीसरे वर्ष में है और 4 बार दोहराया गया है। इस साल वह 5वीं बार दोहराने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनका चेहरा काफी बूढ़ा हो गया है। तो ये ऐसा ही है। मयंक भाटिया मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने महसूस किया कि मंत्री ने उन्हें यह महसूस किया कि वह एक अनुभवी किसान थे। ये पता चला कि उसने कई बार दोहराया था। अमर साधना ने वास्तव में बहुत नुकसान किया। अरे ट्रूवॉल, अन्य लोगों के अनुभवों को उजागर मत करो। क्या ये शर्मनाक नहीं है? म्यूरा के मंत्री खड़े हो गए और जवाब दिया, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो जल्दी करें और स्नातक करें। आप तब से यहां मंत्री हैं जब मैं अपने प्रथम वर्ष में था। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इससे थक जाना चाहिए, है ना? ट्रूवॉल ने अपनी आंखें घुमाई। क्षमा करें, जब तक आप स्नातक नहीं हो जाते तब तक मैं स्नातक नहीं होऊंगा। म्यूरा के मंत्री ने अपना चश्मा ऊपर उठाया और हंसने लगा। ऐसा लगता है कि गेम रिसर्च एसोसिएशन के सभी सदस्य ओटाकस हैं। उन्हें फुजोशी द्वारा बनाए गए खेल पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, आपको गुमराह न करने के लिए मैं खेल लिखना जारी रखूंगा। दोनों के बीच की बातचीत सुनकर मयंक भाटिया ने दिल ही मनाहा भरी। वो आगे बढ़ा और कहा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि मुझे खेल का खेल पाठ लिखना चाहिए। आखिरकार छात्र चिचेंग मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग के प्रभारी है। वो एक वास्तविक लेखक नहीं है। वह जो गेम टेक्स्ट बनाता है उसमें कुछ खामियां हो सकती है। वास्तव में यह सिर्फ एक दोष नहीं था। यदि गेम टेक्स्ट क्रिएटर वास्तव में एक फुजोशी था तो यह सिर्फ एक दोष नहीं होगा, है ना? हाँ, मैंने भी इस बिंदु पर विचार किया है। म्यूरा के मंत्री ने सिर हिलाया। हालांकि गेम के अंतिम रिलीज से पहले कुछ ही दिन बचे हैं। खेल पाठ 3 दिनों में तैयार होने की आवश्यकता है, अन्यथा लिली जमेश और अन्य लोग खेल को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे। छात्र चिचेंग ने 2 दिन पहले ही शुरुआत कर दी है। अब केवल 3 दिन बचे हैं। मयंक भाटिया, क्या आप गेम टेक्स्ट लिख सकते हैं? हाँ, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। चूंकि म्यूरा के मंत्री सहमत हो गए थे,
इसलिए वह बिना किसी चिंता के गेम टेक्स्ट के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जिसके बारे में बोलते हुए वो पहले ही त्वरित दुनिया में लगभग 300,000 शब्द लिख चुके थे। वह पहले से ही अन्य लेखकों की तुलना में बहुत तेज था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ दिनों के लिए रुक गया। उसे बस गेम टेक्स्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। अपनी गति के साथ उसे गेम टेक्स्ट लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप 3 दिनों में गेम टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। आपकी लिखने की गति कितनी तेज है? क्या आप एक दिन में एक हल्के उपन्यास का एक खंड लिख सकते हैं? म्यूरा के मंत्री मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मयंक भाटिया को सदमे में देखा। ऐसा कुछ। मयंक भाटिया मुस्कुराए। वास्तव में अधिकांश हल्के उपन्यासों में प्रति खंड लगभग 40,000 से 50,000 शब्द होते हैं। वह उन्हें बदलने के लिए सिस्टम का उपयोग करने के बाद एक रात में लिख सकता था। स्वर्ग। हालांकि लिली जमेश को पता था कि मयंक भाटिया एक हल्के उपन्यास लेखक है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तेजी से लिखेंगे। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन सदमे में पूछ सकी, मयंक भाटिया, क्या तुम एक राक्षस हो? क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? मुझे डर है कि जब आपसे लिखने का आग्रह किया जा रहा है तो आप वही हैं, है ना? मयंक भाटिया ने लिली जमेश की ओर अपनी आंखें घुमाई और बुरे मूड में कहा। वह उस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे जब एक कलाकार से लिखने का आग्रह किया जा रहा था। लिली जमेश के मामले में अगर वह समय सीमा तक अपना काम पूरा नहीं करती है तो वह पूरी रात उस पर बिताती है। वास्तव में एक कलाकार के रूप में लिली जेम्स उनके जैसे ही थे। वे दोनों सच्चे किसान थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गेम क्रिएशन डिपार्टमेंट के पास प्रकाश उपन्यास की दुनिया में एक महान भगवान होगा। म्यूरा के मंत्री ने मयंक भाटिया को स्तब्ध होकर देखा। फिर उसने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर, चूंकि ये इस तरह है। और अकेचिंग ने कहा कि उसके पास उपयोग करने के लिए एक बेहतर पाथ है। मैं कल अकेचिंग से बात करूंगा। 3 दिन बाद मयंक भाटिया और अकेचिंग प्रतिस्पर्धा करेंगे। गेम टेक्स्ट तैयार करने के बाद गेम क्रिएशन डिपार्टमेंट के सदस्य इसे एक बार पढ़ेंगे। फिर हम तय करेंगे कि किस टेक्स्ट का उपयोग करना है। ये कैसा लगता है? जरूर। मयंक भाटिया मुस्कुराए। वैसे भी उसके पास बहुत समय था। इसके अलावा गेम क्रिएशन विभाग को पाठ को अपनाने के लिए गेम क्रिएशन विभाग के सभी सदस्यों की आवश्यकता थी। यदि अकेचिंग का पाठ उससे बेहतर होता तो वो पांडुलिपि को छोड़ देता और उसे स्क्रैप कर देता। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे बस घर जाने और सोचने की जरूरत थी कि उसे किस 18 प्रतिबंधित खेल का आदान प्रदान करना चाहिए। 3D की दुनिया में हर जंडर लड़की से निपटना मुश्किल था। उदाहरण के लिए लिली जमेश हमेशा ही हर तरह की परेशानी वाली चीजें करती थी। गंभीरता से 3D दुनिया में जंडर लड़कियां वास्तव में प्रेमहीन थी। मैं आपकी बाइक पर नहीं बैठना चाहता। बाइक के सामने से हाथ हिला रहे मयंक भाटिया को देखकर लिली जमेश ने अपने छोटे कुत्ते के दांत दिखाते हुए घृणा की दृष्टि से कहा, आप बाइक पर दौड़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं अकेला वापस जाऊंगा। अगर आपके पास ताकत है तो आप वापस चल सकते हैं। यह अहोगे किंग के सवारी कौशल के लिए विनिमय करने से पहले है, ठीक है? अन्यथा क्या आप विश्वास करेंगे कि मेरी बाइक कार के साथ दौड़ सकती है? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। हालांकि ये यह रास्ते में ढलान है, ये वापस रास्ते में सबसे थका देने वाली चढ़ाई है। चूंकि आप मेरी बाइक पर नहीं बैठना चाहते हैं तो इसे भूल जाओ। चूंकि लिली जमेश अपनी बाइक पर नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए मयंक भाटिया ने उसे मजबूर नहीं किया और बाइक से उतर गया। हालांकि जब उसने लिली जमेश को देखा जो जाने वाली थी, तो उसने उसे याद दिलाया, सावा सहपाठी, मुझे नहीं पता कि आपने समाचार देखा है या नहीं, लेकिन स्ट्रिपर घटना के बाद एक नई शहरी किंवदंती है। क्या किंवदंती? लिली जमेश ने अपना सिर घुमाया और पूछा। मयंक भाटिया ने हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा,
मैंने पहले सुना है कि अगर कोई लड़की थोड़ी देर से घर आती है तो वो कुछ गुंडों से घिरी हो सकती है, लेकिन ये ठीक है, अधिक से अधिक। ये आपकी पुस्तक के कथानक के समान है। ऐसा कहा जाता है कि कुल 3 प्यारी लड़कियां थी जिन पर हमला किया गया था, और जब वे घर आईं तो वे सभी स्वाभाविक रूप से एयरहेड बन गई। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं थी? लिली जमेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि वह किस तरह की किताब बना रही है। सपाट छाती वाले प्रकार के अलावा सभी किताबें यौन शोषण के बारे में थी। अगर वास्तव में ऐसा ही हुआ तो वह कैसे जी सकती थी? यह सोचकर लिली जमेश कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह बाइक से उतरी और मयंक भाटिया को पीले चेहरे से देखा। इसे भूल जाओ, मैं इस बार इसे जाने दूंगी। वापस सड़क वैसे भी ऊपर की ओर है, आप चाहे भी दौड़ नहीं सकते। चूंकि आप चलना नहीं चाहते हैं तो बाइक पर बैठो और मुझे ले जाओ। तो फिर ऊपर आओ। मयंक भाटिया हंसते हुए कार में बैठ गए। वास्तव में उसने अभी कहानी नहीं बनाई है। यह कुछ ऐसा था जो चर्च गेट में स्ट्रिपर की घटना के बाद पिछले कुछ दिनों में हुआ था। इसलिए जब वह किसी को भी घर में घुसने का अवसर लेने से रोकने के लिए जाता था तो वो हर दिन दरवाजे और खिड़कियों को कसकर बंद कर देता था। अगर उसकी बहन खतरे में होती तो वो खुद को माफ नहीं करता। लिली जमेश को बाइक से घर ले जाने से काफी समय की बचत होगी। आखिरकार पहले से ही 5 बज चुके थे। अपनी बहन के लिए खाना पकाने के बाद लाइव प्रसारण देखने में बहुत देर हो चुकी होगी। ये यहां है। जब वे एक शानदार हवेली के सामने पहुंचे तो लिली जमेश ने मयंक भाटिया को कार रोकने का इशारा किया। मयंक भाटिया ने अपना सिर उठाया और अपने सामने यूरोपीय शैली की आलीशान इमारत को देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गया। विला एक महल की तरह था जो कई 100 वर्ग मीटर के विशाल आंगन में खड़ा था। घास के आंगन में दर्जनों पॉलिश किए गए पत्थर की मेजें रखी गई थी। ऐसा लगता था कि यहां अक्सर बड़े पैमाने पर आउटडोर भोज आयोजित किए जाते थे। वो वास्तव में एक अमीर परिवार की बेटी थी। मयंक भाटिया ने चुपके से आह भरी। वो वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि लिली जमेश अभी भी किताबें क्यों बनाना चाहती थी जब उसका परिवार इतना अमीर था। यहां तक कि काऊ काऊ भी इस जगह से डरेंगे। अगर वो होता तो इतनी दौलत के साथ वो पहले से ही अपना नमकीन मछली जीवन शुरू कर देता। हालांकि यह रुचि के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आशिना, जिसे स्वादिष्ट भोजन पसंद था, का विचार लिली जमेश जैसा ही था। यहां कार है, मैं वापस चल सकता हूं, मयंक भाटिया ने बाइक नीचे रखते हुए कहा। उसे बस इतना एहसास हुआ कि लिली जमेश का घर उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। वापस चलने में लगभग आधा घंटा लगेगा। वो अभी भी वापस चलकर इसे बना सकता था। क्या आप अंदर आकर बैठना नहीं चाहते हैं? हो सकता है कि मेरे माता पिता घर पर ना हों। लिली जमेश ने मयंक भाटिया की ओर देखा जो बाइक से उतरे और आश्चर्य से पूछा, तुमने क्या कहा? मयंक भाटिया थोड़े स्तब्ध रह गए। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिली जमेश, जिसने हमेशा उसे अस्वीकार कर दिया था, उसे अपने घर आमंत्रित करने की पहल करेगी। उसने यहां तक कहा कि उसके माता पिता घर पर नहीं थे। इसका क्या मतलब था? क्या ये एक संकेत था? तुम क्या सोच रहे हो? मेरे घर पर एक नौकरानी और एक गृहस्वामी है। लिली जमेश शर्मा गई और मयंक भाटिया को जमकर घूरने लगी। मैंने अभी देखा कि आप बाइक चलाते चलाते थक गए थे, इसलिए मैं चाहता था कि आप अंदर आएं और थोड़ी देर आराम करें। कोई जरूरत नहीं है। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे कुछ करना है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। उसे वापस जाना पड़ा और मायरा के लिए खाना बनाना पड़ा, जिसके बारे में बोलते हुए अगर वो आज देर से वापस जाता तो मायरा अभी भी भूखी होती। स्वाभाविक रूप से वो यहां समय बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है फिर। लिली जमेश एक पल के लिए झिझकी और बाइक मयंक भाटिया को सौंप दी। फिर आप इसे वापस चला सकते हैं। जब हम 3 दिनों में पुणे काउंटी जाएंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
धन्यवाद। मयंक भाटिया ने मना नहीं किया। वो बाइक चलाकर घर की दिशा में भागा। वैसे भी वापस चलना बहुत थका देने वाला था। वे 3 दिन बाद बाइक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो 3 दिन बाद लिली जमेश को बाइक वापस कर देंगे। जब वो घर पहुंचा तो आसमान में अंधेरा छा रहा था। मयंक भाटिया ने बाइक को गैरेज में छोड़कर दरवाजा खोला और अपनी बहन के लिए डिनर तैयार करने के लिए घर में चला गया। इस बार उन्होंने वही गोल्डन फ्राइड राइस और हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोक बनाया। जादुई मेपो टोफू के लिए यह मसालेदार था। मायरा को मसालेदार खाना पसंद नहीं था, इसलिए भले ही वो 90 अंकों के साथ मापो टोफू बनाता, मायरा इसे नहीं खाएगी। मापो टोफू का स्वाद सिमरन सिंह जैसी लड़की ही चख सकती थी। हालांकि उसके जैसी लड़की भी जहरीले जादुई मेपो टोफू के सामने शर्मा जाएगी। मायरा, मैं वापस आ गया हूं। मैंने दरवाजे पर खाना रख दिया है। मयंक भाटिया ने दरवाजा खटखटाया और उसे याद दिलाया। उसने खाना दरवाजे पर रखा और फर्श पर कुछ दस्तक सुनी। यह देखकर कि उसकी बहन ठीक है, वो अपने कमरे में वापस चला गया। समय को देखते हुए यह 6:30 था। हेरोमान सेंसी के लाइव स्ट्रीम से पहले अभी भी आधा घंटा था। इसी समय अचानक उसका फोन बज उठा। ये रेक्ट कंपनी का एक संदेश था। एसओ को 21 अप्रैल 2022 को रात 9 बजे लॉन्च किया जाएगा। कृपया तैयार रहें। ऐसा लगता है कि ये आज लॉन्च हो रहा है। मयंक भाटिया ने एक गहरी सांस ली। वास्तव में ये दुनिया न केवल एक समानांतर ब्रह्मांड थी, बल्कि वास्तविक समय भी भविष्य में हुआ। इसलिए एसओ जैसा खेल अस्तित्व में था। आज 21 अप्रैल 2022 है। ऐसा लगता है कि खेल लगभग 2 घंटे में चालू हो जाएगा। लिखना समाप्त करने के बाद मैं खेती करना शुरू कर सकता हूं। हालांकि मयंक भाटिया को अभी भी नहीं पता था कि किस खेल के लिए एक्सचेंज किया जाए। आखिरकार उसकी दुकान में बहुत सारे खेल हैं। उदाहरण के लिए व्हाइट एल्बम, प्रिंसेस लवर, प्योर सिम्फनी आदि उनके पिछले जीवन में सभी लोकप्रिय डेटिंग गेम हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे खेल हैं और लोकप्रिय होना अभी भी मुश्किल है। ऐसा कहा जाता था कि प्रेम खेलों के क्षेत्र में एक महान देवता थे जिन्होंने शुरू से अंत तक 10,000 से अधिक महिला लीड पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें नेटिजन्स द्वारा विजेता भगवान का सर्वोच्च अस्तित्व कहा जाता था। इससे देखा जा सकता था कि कितने लोगों ने इस तरह का खेल बनाया। इस युग में जहां एसीजी संस्कृति प्रचलित है, एक अनोखा खेल बनाने का एकमात्र तरीका एक ऐसा उपन्यास लिखना है जो डेटिंग के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। केवल एक उपन्यास जो खिलाड़ियों को आश्चर्यचकित कर सकता है और उन्हें खेल से प्यार हो सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने आज एसओ पर एक नजर डालने का फैसला किया और सोचा कि कल कौन सा उपन्यास लिखा जाए। वैसे भी अपनी गति के साथ, जब तक वह दुकान में कहानी के लिए आदान प्रदान करता है, वो एक दिन में पूरा उपन्यास लिख सकता है। डॉग फाइटिंग लाइव स्ट्रीम, कमरा 520। गंभीरता से, यहां तक कि लाइव स्ट्रीम भी आपके प्यार के आकार में है। अरे सभी को शुभ संध्या। आज मैं सभी के साथ चैट करते हुए चित्र बनाऊंगा। कृपया मेरा ख्याल रखें। जब लाइव प्रसारण शुरू हुआ तो लैपटॉप से एक आवाज आई जिसे ऐसा लग रहा था कि वॉइस चेंजर द्वारा संशोधित किया गया है। हालांकि भले ही आवाज में थोड़ी सी कमी आई हो, फिर भी मयंक भाटिया थोड़ी तेज लोली आवाज से बता सकते थे कि ये एक लड़की होनी चाहिए। क्या सभी खूबसूरत लड़कियों को अब किताबें बनाना पसंद होने लगा है? मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। उसने मूल रूप से सोचा था कि केवल लिली जमेश एक लड़की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हेरोमान सेंसी लिली जमेश जैसी लड़की होगी। हेरोमान सेंसी का अभिवादन सुनकर बुलेट स्क्रीन ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हेरोमान सेंसी, कृपया आज मेरा ख्याल रखें। हेरोमैन सेंसी, शुभ संध्या। हेरोमान सेंसी, आप हमारे साथ बिना मास्क या वॉइस चेंजर के कब प्रसारण करेंगे? सभी द्वारा भेजी गई बुलेट स्क्रीन को देखते हुए हेरोमान सेंसी ने अचानक कुछ शर्मीली आवाज निकाली।
मैं हेरोमांस नामक व्यक्ति को नहीं जानता। एक कारीगर जैसे नाम का उपयोग करना और दूसरों को उसका मजाक नहीं उड़ाने देना। इस वाक्य को देखकर मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसना है या रोना है। निश्चित रूप से बुलेट स्क्रीन में अचानक उसके जैसे ही विचार आए। यहां ये फिर से आता है, अपने स्वयं के कलम नाम का उपयोग करने में शर्मिंदा होने की क्या बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कारीगर जैसे चित्र बनाना चाहते हैं कि आप पेन नाम हेरोमांस का उपयोग करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। हमेशा काम करने वाले शब्द मत कहो। हेरोमान सेंसी ने गुस्से में जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। हालांकि हेरोमान सेंसी वास्तव में प्यारा है। उदाहरण के लिए आइए उसका मजाक न उड़ाए। इस समय आईडी डा फेरी के साथ एक नेटिजन ने बुलेट स्क्रीन को रोक दिया और 50,000 रुपए का विमान दिया। लाइव प्रसारण कक्ष में नेटिजन्स ने तुरंत बुलेट स्क्रीन पर 666 इंच की बाढ़ ला दी और सभी ने हेरोमा सेंसी को विभिन्न उपहार दिए। आपने अभी अभी स्ट्रीमिंग शुरू की है और आपको पहले ही 200,000 रुपए से अधिक के उपहार मिल चुके हैं। मयंक भाटिया को मन ही मन हैरान कर दिया गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हेरोमांस और लिली जमेश को हाल के वर्षों में सर्वश्रेष्ठ एरोमांसर के रूप में जाना जाता था। लाइव स्ट्रीम की शुरुआत में वे पहले ही 10 लाख दर्शकों तक पहुंच चुके थे और समय बीतने के साथ दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइव स्ट्रीम के बीच तक 2 मिलियन दर्शकों को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। मयंक भाटिया के मुंह का कोना कई बार फड़का। कोई आश्चर्य नहीं कि ये इंटरनेट पर व्यापक रूप से फैल गया था कि हरम, लड़ाई, दैनिक मंगा और एनीमे सभी की आलोचना की जाएगी। केवल ओगू पुस्तकों के सर्वश्रेष्ठ पाठकों की आलोचना की जाएगी। ऐसा लग रहा था कि ये प्रशंसक सभी हेरोमा सेंसी के काम को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। हेरोमा सेंसेई, मुझे आज आपको एक प्यारा ग्लॉकेनस्पील बनाने के लिए परेशान करना होगा। इस समय आईडी ग्रे वुल्फ के साथ एक नेटिजन ने एक बुलेट स्क्रीन भेजी। डार फेरी की तरह यह व्यक्ति डॉग फाइटिंग लाइव स्ट्रीम रूम 520 का था और वह एक प्रशंसक था जिसने हेरोमा सेंसी को 500,000 रुपए से अधिक दिया था। ये अफसोस की बात है कि हम छात्रों के पास पैसे नहीं हैं, अन्यथा हम निश्चित रूप से हेरोमा सेंसी को कुछ उपहार देंगे। ग्रे वुल्फ और डार्क फेरी के तोहफे देखकर कुछ गरीब छात्रों ने बुलेट स्क्रीन भेजी। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूंगा कि आज मैं जो आकर्षित करने जा रहा हूं वो बहुत ग्लॉकेनस्पील नहीं है। हेरोमा सेंसी ने हंसते हुए कहा और माउस के क्लिक करने की आवाज सुनी जा सकती थी। चित्र बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस स्क्रीन पर दिखाई दिया और फिर स्क्रीन पर एक लड़की की रूपरेखा और एक डिजिटल पेन का कर्सर दिखाई दिया। आज मैं जिस लड़की को आकर्षित करने जा रहा हूं वो ट्वाइलाइट रोमांस सेंसी की वर्ड ऑफ एक्सेलरेशन ब्लैक स्नो गर्ल की नायिका है। वह एक ऐसा चरित्र है जो मुझे वास्तव में इस पुस्तक में पसंद है। त्वरण की दुनिया, ये किस तरह का उपन्यास है? अजीब बात है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? हेरोमा सेंसी, आपने ये उपन्यास कहाँ पढ़ा? हेरोमा सेंसी की सिफारिश सुनकर बुलेट स्क्रीन सवालों से भर गई। त्वरण की दुनिया अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। जब मैं सभी पात्रों को चित्रित करना समाप्त कर लूंगा तो ये तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बता दूं, वर्ड ऑफ एक्सेलरेशन लगभग 10 दिनों में प्रकाशित हो जाएगा। यह मेरे द्वारा पढ़े गए सबसे अच्छे हल्के उपन्यासों में से एक है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे खरीद सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। इसे चर्च गेट में खरीदा जा सकता है। मुझे लगता है कि हेरोमा सेंसी के हल्के उपन्यास सुपर ग्लॉकेनस्पील होने चाहिए, है ना? क्या ऐसा है? मैं निश्चित रूप से इसे प्रकाशित होने के बाद खरीदूंगा। हेरोमा सेंसी, कृपया मुझे ब्लैक स्नो गर्ल के ग्लॉकेनस्पील चित्र देखने दें। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग हेरोमा सेंसी के चित्र प्राप्त करना चाहते थे। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि हेरोमा सेंसी के चित्र दूसरों की तुलना में बेहतर थे। दूसरा, हेरोमा सेंसी भी कुछ सिफारिशें देती थी जब वह चित्र बनाती थी।
जब लाइव प्रसारण कक्ष में प्रशंसकों ने अपने पसंदीदा चित्रों को देखा, तो उन्हें बिक्री के दौरान अधिक बेचने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मयंक भाटिया का इरादा 2 मिलियन से अधिक दर्शकों को यह बताने के लिए बुलेट स्क्रीन भेजने का नहीं था कि वो लेखक थे। आखिरकार वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन के लिए कुछ सस्पेंस छोड़ना बेहतर था। अगर वो इसे जोर से कहें तो ये और अधिक उबाऊ होगा। मैं हेरोमान सेंसी नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। हेरोमान सेंसी की गुस्से वाली खर्राटे नोटबुक से निकली। फिर हेरोमान सेंसी ने बुलेट स्क्रीन को नजरअंदाज कर दिया और खुशी से चित्र बनाते हुए एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ब्लैक स्नो गर्ल की रूपरेखा ड्राइंग सॉफ्टवेयर पर दिखाई दी। ब्लैक स्नो गर्ल के कर्सर की गति बहुत तेज थी। अगर किसी ने ध्यान भी दिया तो वे इसके प्रक्षेप वक्र को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। और यह सिर्फ एक डिजिटल पेन नहीं था, बल्कि एक ही समय में एक माउस भी था। यह बस एक जादुई रंग कौशल था। यहां तक कि मयंक भाटिया, जो बिल्कुल भी आकर्षित करना नहीं जानते थे, ने हेरोमान सेंसी के उत्कृष्ट कौशल को देखा और अपने दिल में प्रसन्न महसूस किया। ये ड्राइंग है, ये हो गया। पलक झपकते ही लगभग 7:30 बज रहे थे। हेरोमान सेंसी की आवाज आई और ब्लैक स्नो गर्ल की काली पोशाक पहने और सफेद बिस्तर पर लेटे हुए एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी। उसकी चिकनी त्वचा और सफेद पतले पैर उजागर हो गए थे, जिससे लोगों को यह महसूस हो रहा था कि वे मदद नहीं कर सकते लेकिन स्क्रीन को चाटना चाहते हैं। मयंक भाटिया देख सकते थे कि यह पेंटिंग पूरे वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे अधिक ग्लॉकेनस्पील होनी चाहिए। यह वास्तव में पिछले वाले की तुलना में बहुत बेहतर है। मयंक भाटिया ने अपने सामने सजीव चित्रण को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गया। यदि ब्लैक स्नो गर्ल की फ्लैट चेस्टेड सेटिंग, जिसे हेरोमान सेंसी द्वारा एक तरफ बदल दिया गया था, तो उसे डर था कि यह निश्चित रूप से सबसे खूबसूरत ब्लैक स्नो गर्ल थी जिसे उसने वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन की शुरुआत के बाद से देखा था। इससे मयंक भाटिया को लग सकता था कि इसे खींचने के लिए उनके पास कम से कम लेवल 4 की कॉमिक बुक प्रतिभा होनी चाहिए। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह एक दिन एक स्तर एक कॉमिक बुक प्रतिभा का आदान प्रदान करेगा और कॉमिक्स को थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू कर देगा। वाह, क्या ग्लॉकेनस्पील चित्रण है! ब्लैक स्नो गर्ल बहुत प्यारी है, जबकि कोई भी अनुबंधित नहीं है। मैं उसे ले जाऊंगा और पहले 100 मीटर की दौड़ लगाऊंगा। इसके बारे में सोचो भी मत। मैं ब्लैक स्नो गर्ल, मेरी पत्नी हूं। आपकी पत्नी कमाल की है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, हेरोमान सेंसेई। आज का चित्रण बहुत प्यारा है। जब वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन जारी किया जाता है, तो मैं ब्लैक स्नो गर्ल को अनुबंधित करने के लिए चर्च गेट पर वापस जाऊंगा। एक पल में बड़ी संख्या में टिप्पणियों ने लगभग पूरी स्क्रीन पर बाढ़ ला दी। मयंक भाटिया खुश थे। हालांकि ये एससीजी संस्कृति का युग था। ब्लैक स्नो गर्ल के अद्वितीय व्यक्तित्व, काले बाल, काले कपड़े और गहरे राजकुमारी जैसी उपस्थिति के साथ वो किसी भी समय अनगिनत लोगों के प्यार को आकर्षित करेगी। इसे देखने के बाद हेरोमांस के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों की संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंच गई है। कुछ टिप्पणियों को देखते हुए, जब चर्च गेट का वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन जारी किया जाता है, तो बहुत से लोग चित्रण से आकर्षित होंगे। चित्रण पूरा हो गया था, लेकिन लाइव स्ट्रीम अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद हेरोमान सेंसी के लिए सभी के साथ चैट करने का समय आ गया था। एसओ के लॉन्च से पहले अभी कुछ समय था और मयंक भाटिया को हत्सुने की यात्रा करने के लिए गेम में लॉगिन करने की जल्दी नहीं थी। वैसे भी जब वो खेल खेलेगा तो वो हत्सुने को देख पाएगा। मैंने आज सभी के साथ बहुत बात की है। मैं थोड़ा थक गया हूं। हेरोमान सेंसी राहत महसूस कर रहा था। वो एक पल के लिए झिझकी और पूछा, आपको क्या लगता है कि मुझे अगली लाइव स्ट्रीम में कौन सा चरित्र बनाना चाहिए? चलो मैं लुलू को आकर्षित करते हैं। जब तक यह एक कार्य करता है, आज जैसा कुछ भी ठीक है। क्या एनिमेशन अब ठीक है?
जैसे ही हे रोमांस सेंसी ने ये कहा, पूरी लाइव स्ट्रीम अचानक फट गई और लाइव स्ट्रीम पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां दिखाई दी और हे रोमांस सेंसी से विभिन्न पात्रों को आकर्षित करने के लिए कहा, तुम बहुत डरावना हो। 1 मिनट रुको, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। एक पल की चुप्पी के बाद डेस्कटॉप दिखाने वाली स्क्रीन काट दी गई। कैमरा घुमा और एनिमेटेड कैरेक्टर मास्क और हेडसेट पहने हुए एक व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाई दिया। वो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से दिखाई दी। मयंक भाटिया ने आश्चर्य से अपने सामने है रोमांस सेंसी की ओर देखा। उसने एक मुखौटा, एक ट्रेंच कोट और एक टोपी पहनी हुई थी, इसलिए वो उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। हालांकि कैमरे पर रोशनी मंद थी और छवि गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसका फिगर अपेक्षा से बहुत छोटा था। क्या ये लोली का आंकड़ा है? वो क्या है रोमांस सेंसी एक छोटी लड़की है? हैरानी के साथ मयंक भाटिया ने लाइव स्ट्रीम देखना जारी रखा। इस समय है रोमांस सेंसी ने एक एनिमे पत्रिका खोली, जिसमें इस साल के एनिमे के सभी लोकप्रिय पात्रों को दिखाया गया था। उसने सभी को देखने के लिए एनिमे रैंकिंग के पहले पृष्ठ की ओर रुख किया, लेकिन उस रैंकिंग में त्वरित दुनिया में कोई चरित्र नहीं था। मयंक भाटिया हैरान नहीं थे क्योंकि एक्सरेटेड वर्ल्ड अभी तक एनिमेटेड नहीं हुई है। आप यहां से वह चरित्र चुन सकते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, और मैं इसे अगली लाइव स्ट्रीम में आपके लिए बनाना शुरू कर दूंगा। हे रोमांस सेंसी ने कहा। बुलेट स्क्रीन फिर से टिप्पणियों से भर गई। मयंक भाटिया केवल बुलेट स्क्रीन को बंद करने का विकल्प चुन सकते थे, अन्यथा वह शिक्षक हेरोमांस को व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाएगा। बुलेट स्क्रीन बंद करने के बाद मयंक भाटिया ने अनजाने में एक नजर दौड़ाई और दंग रह गए। टीचर हेरोमांस के पीछे की मेज पर एक प्लेट थी जिस पर 2 तरह के भोजन थे। क्या यह वास्तव में ऐसा संयोग हो सकता है? गोल्डन फ्राइड राइस और हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सूअर का मांस। ऐसा लगता है कि मैंने उन दोनों को बनाया है ना? मयंक भाटिया का मुंह 2 बार फड़का। हालांकि ऐसे कई लोग थे जो इन 2 व्यंजनों को पकाना जानते थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो गोल्डन फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल और अंडे को पूरी तरह से मिला सकते थे। उसे यकीन था कि हेरोमांस के पीछे की प्लेट में खाना 2 व्यंजन थे जो उसने मायरा के लिए तैयार किए थे। हालांकि ये अस्पष्ट था। उसने पिछली बार मायरा के कमरे को करीब से देखा था। ये उसका कमरा होना चाहिए। मेरी बहन वास्तव में एक आर्ट इलस्ट्रेटर है। मयंक भाटिया चौंक गए। पिछली बार जब उन्होंने ब्लैक स्नो गर्ल का चित्रण देखा था, तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि शिक्षक हेरोमांस सेंसी मायरा हो सकती है। उन्हें लाइव स्ट्रीम देखने के बाद इस तरह के अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी। टीचर हेरोमांस सेंसी के खूबसूरत फिगर के बारे में सोचकर मयंक भाटिया के विचार इस बार पूरी तरह से पक्के हो गए। ये वास्तव में चौंकाने वाला था कि हाई स्कूल लाइट उपन्यास लेखक का आर्ट इलस्ट्रेटर वास्तव में उसकी बैठने वाली बहन थी। ये दुनिया कितनी छोटी है। मयंक भाटिया इतने हैरान थे कि काफी देर तक अवाक रहे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मायरा कमोबेश ऑटिस्टिक थी और उसे अजनबियों का फोबिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देरसबेर समस्याएं आ जाएंगी। अब ऐसा लग रहा था कि वो हर दिन लगभग 4 मिलियन ऑनलाइन दोस्तों के साथ बातचीत और चैट कर सकती है। उसे राहत मिली। कम से कम शावू पिछले 1 साल से अकेला नहीं था। जहां तक अपनी बहन के आर्ट इलस्ट्रेटर की बात है, मयंक भाटिया का स्वाभाविक रूप से इसका खुलासा करने का इरादा नहीं था। बाद में वो अभी भी दिखावा करेगा कि वो उसे नहीं जानता था और ब्लैक स्नो गर्ल के बारे में कुछ सुझाव देने के लिए ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट के प्रशंसक और त्वरित दुनिया के लेखक के नाम से मायरा के साथ निजी तौर पर चैट करता था। मयंक भाटिया ने सबसे पहले मायरा को मायरा के नाम से 50,000 रुपए का प्लेन दिया था। इस तरह वो मायरा के फैन भी थे। वैसे भी अब जब उसने पुष्टि कर दी थी कि शिक्षक हेरोमांस सेंसी मायरा था और उसने पेटू विभाग से बहुत पैसा कमाया था, यह उसके खाने के लिए पर्याप्त था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना पैसा टिप दिया।
कोई आश्चर्य नहीं कि मायरा ने कहा कि उसके पास अपने पिता का रेस्तरां खोलने के लिए कुछ बचत है। ये पता चला कि ये आर्ट इलस्ट्रेटर की वजह से था। उन्होंने कहा, खैर, मैं अगली बार अपना सीधा प्रसारण देखने के लिए सभी का स्वागत करता हूं। अलविदा। थोड़ी देर बाद टीचर हेरोमांस की आवाज आई। मयंक भाटिया जब मायरा को प्राइवेट मैसेज भेजने वाले थे तो जो सीन हुआ उसने उनके विचारों को पूरी तरह से तोड़ दिया। मायरा ने वास्तव में वही गलती की जो सेलेस्टियल एम्पायर की महिला स्ट्रीमर्स ने की थी। वो लाइव प्रसारण के बाद कैमरा बंद करना भूल गई। अचानक आए इस सीन ने मयंक भाटिया को लगभग डरा दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि मायरा के चरित्र के साथ उसके लिए इस तरह का प्रचार करना असंभव था। केवल एक ही संभावना थी, वो वास्तव में लाइव प्रसारण का कैमरा बंद करना भूल गई। बहन, तुम कितनी लापरवाह हो। मयंक भाटिया को दिल में बुरा लगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन सेलेस्टियल एम्पायर की महिला स्ट्रीमर्स की खबर बने। शिक्षक, कैमरा भुला दिया गया था। बुलेट स्क्रीन में डार्क फेरी की आईडी वाले फैंस उन्हें याद दिलाने के लिए मैसेज भेजते रहे और कई अन्य फैंस ने भी उन्हें याद दिलाया। इस समय मायरा पहले ही घूम चुकी थी और भीड़ की आवाजें नहीं सुन सकती थी। बेशक, ज्यादातर दर्शकों ने बुलेट स्क्रीन को शो देखने की रवैये के साथ भेजा। शिक्षक हेरोमांस हमें अपना असली रूप दिखाने जा रहा है। उसके शरीर को देखते हुए वो एक प्यारी लड़की है। मनोरंजन उद्योग में दिखाने के शिक्षक हेरोमांस के कौशल को अधिकतम कर दिया गया है। ये एक प्रचार नहीं हो सकता, है ना? टिप्पणियों की एक श्रृंखला को देखते हुए मयंक भाटिया को केवल ये महसूस हुआ कि उनका सिर फटने वाला था। इस समय मायरा ने अपने मोजे बहुत ही भद्दे तरीके से उतार दिए, जिससे उसके चमचमाते जेड पैर दिखाई दिए। जैसे ही वह अपना विंडब्रेकर उतारने वाली थी, वो रुक गई और कैबिनेट पर भोजन देखा। मैं बहुत थक गया हूं। मैं वास्तव में चैट करते समय खाना भूल गया। भाई का खाना बर्बाद नहीं हो सकता। मायरा ने अपने कपड़े उतारना बंद कर दिया और आह भरी। भीड़ की ओर पीठ करते हुए उसने एनिमेशन मास्क को फेंक दिया और मयंक भाटिया द्वारा उसके लिए तैयार किए गए भोजन की ओर कदम से कदम मिलाकर चल दी। क्या आप पहले खाने जा रहे हैं? ये बहुत उबाऊ है, कैमरामैन कहा है। मैं शिक्षक हेरोमांस का चेहरा देखना चाहता हूं। कंप्यूटर पर अचानक बुलेट स्क्रीन की एक श्रृंखला दिखाई दी। शायद दूसरों की नजर में खाना बोरिंग था, लेकिन मयंक भाटिया को ऐसा नहीं लगता था। इसकी तुलना में खाना अधिक खतरनाक था, है ना? क्योंकि उसने जो खाना बनाया वो फ्राइड राइस के बराबर था, जो नशीली दवा थी। अगर इस तरह से स्थिति विकसित होती है तो मयंक भाटिया पहले से ही परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं। मायरा ने पहले ऐसा अभिनय किया जैसे कि वो खा रही हो, फिर 4 मिलियन दर्शकों के सामने अपनी जेड बॉडी दिखाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बहन को कोई नहीं देख सकता। अब मयंक भाटिया के मन में सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करने का ख्याल आ रहा था। एक तेज दहाड़ के साथ वो कमरे से बाहर भागा और 3 सेकंड से भी कम समय में सीढ़ियों से अपनी बहन के कमरे में चला गया। मेरे लिए खुला। मयंक भाटिया ने दांत पीस लिया और 2 कदम पीछे हट गए। उसका पूरा शरीर दरवाजे से टकरा गया। बैम! शक्तिशाली बल के तहत मायरा का दरवाजा खटखटाया गया। मायरा ने अभी अभी चावल को अपने मुंह में डाला था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे निगल पाती, वो मयंक भाटिया से चौंक गई, जो अचानक अंदर आ गई। वो जमीन पर बैठ गई और भयभीत होकर मयंक भाटिया की ओर देखने लगी। मायरा ने अपने सामने गोल्डन फ्राइड राइस की आकर्षक सुगंध को सूंघा। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक गहरी सांस ले सकती थी और अपनी लार निगल सकती थी। उसने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और श्रद्धापूर्वक कहा, मैं खाने जा रही हूं। फिर उसने चम्मच उठाया और एक चम्मच तले हुए चावल उठाए। दरअसल मायरा ने हर दिन मयंक भाटिया के गोल्डन फ्राइड राइस और हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क खाने का लुत्फ उठाया। वो पहले से ही भूखी थी और मदद नहीं कर सकती थी,
लेकिन तले हुए चावल को अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका कैमरा बंद नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने एक चम्मच खाया और इससे पहले कि वह तले हुए चावल को पूरी तरह से निगल पाती, अचानक दरवाजे से एक तेज आवाज आई। उसके बाद एक धमाका, दरवाजा खोला गया। मयंक भाटिया को ठंडे चेहरे के साथ टूटते देख मायरा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। इस घर में आने के बाद से ये पहली बार था जब मायरा ने मयंक भाटिया को इस तरह का डरावना एक्सप्रेशन दिखाते हुए देखा था। जैसे ही वह बोलने वाली थी, जो चावल उसने पूरी तरह से निगल नहीं पाया था, वो उसके गले में फंस गया, जिससे उसका दम घुट गया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी। बहन, मुझे क्षमा करें, आप अपना कैमरा बंद करना भूल गई। मयंक भाटिया दौड़कर कमरे में आए और मायरा की ओर देखा। उसने कैमरा बंद करने का विकल्प नहीं चुना। वह अपनी छवि के साथ दर्शकों के साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं रखना चाहते थे। अगर ऐसा हुआ तो टीचर हेरोमांस का घोटाला फिर से फैल सकता है। इसके बजाय वह सीधे इधर-उधर गया और पीछे से कंप्यूटर और कैमरे की शक्ति काट दी। चाहे कुछ भी हो, उसकी बहन की नैतिक अखंडता उसकी रक्षा करती थी। अन्यथा मायरा के नग्न शरीर की तस्वीरें कल इंटरनेट पर प्रसारित हो सकती है। ये अनुमान लगाया गया था कि ये चीज ब्लैक स्नो गर्ल के चित्रण की तुलना में तेजी से फैल जाएगी। मायरा के कमजोर व्यक्तित्व का उल्लेख नहीं करने के लिए इस तरह का झटका शायद कुछ ऐसा था जिसे ज्यादातर लड़कियां, जिनके दिल में कुछ आत्मसम्मान था, वे पकड़ नहीं पाएंगी। मायरा, मुझे अभी आपको डराने के लिए खेद है। मयंक भाटिया ने डरी हुई मायरा की ओर देखा, जो मुंह में चम्मच लेकर जमीन पर घुटने टेक कर उसे पीले चेहरे से घूर रही थी और बहुत देर तक बोल नहीं पा रही थी। वो एक कदम पीछे हट गया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मायरा, तो मैं अब चला जाऊंगा। मयंक भाटिया ने महसूस किया कि बेहतर होगा कि मायरा के साथ चीजों को साफ करने का मौका मिलने से पहले उसे शांत होने दिया जाए। ओह! मयंक भाटिया की सफाई सुनने के बाद मायरा को एहसास हुआ कि वो लाइव प्रसारण के दौरान कैमरा बंद करना भूल गई थी। वो मदद नहीं कर सकी लेकिन शर्मा गई। हालांकि जब उसने देखा कि मयंक भाटिया जाने वाला है, तो उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वह बोल नहीं सकी क्योंकि उसका दम फ्राइड राइस पर था। वह केवल मयंक भाटिया पर अपना सिर हिला सकती थी। कभी मत छोड़ो, बड़े भाई। जैसा कि अपेक्षित था, आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं। मायरा को देखकर जो बार बार सिर हिलाती रही, मयंक भाटिया थोड़ा निराश हुए। क्या पाप है, उसने वास्तव में इतनी प्यारी छोटी बहन को इस हद तक डरा दिया कि वो बोल नहीं सकती थी। चूंकि ये ऐसा था, इसलिए वो मायरा को एक रात के लिए शांत होने देगा और कल उससे माफी मांगेगा। ओह! मायरा ने अपना सिर उठाया और मयंक भाटिया को अपने दिल में 10,000 बार शाप दिया कि क्या हुआ था। ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण उसे ऐसा लगा जैसे वो मरने वाली है। वास्तव में अभी जो हुआ वो बहुत अचानक था। वो इतनी डरी हुई थी कि उसका दिल धड़कना बंद नहीं कर सका। वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो तले हुए चावल को निगल नहीं सकती थी जिसे उसने घुट दिया था। वो केवल अपनी छाती को जोर से थपथपा सकती थी और अपने चम्मच से मेज पर तले हुए चावल की ओर इशारा कर सकती थी। वैसे मायरा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है और थोड़ा बैंगनी भी है? मयंक भाटिया ने मायरा की ओर देखा, जिसका चेहरा अधिक से अधिक बैंगनी हो रहा था, और भौहें सिकोड़ ली। जब उसने देखा कि मायरा तले हुए चावल की ओर इशारा कर रही है और उसकी छाती को जोर से थपथपा रही है, तो वो समझ गया कि उसकी छोटी बहन इतनी डर गई थी कि उसका दम घुट गया। मायरा, मुझे मत बताओ कि तुम्हारा दम घुट गया है। हाँ, मायरा ने जोर से सिर हिलाया। अरे नहीं। मयंक भाटिया को अचानक समझ में आ गया कि मायरा बिना कुछ कहे बहुत देर तक उसकी ओर क्यों देखती रही। मायरा को देखकर, जिसका चेहरा अधिक से अधिक बैंगनी हो रहा था, उसका चेहरा बदल गया। वो जल्दी से मुड़ा और मायरा की मेज के पास गया, एक गिलास पानी लिया और मायरा के लिए एक गिलास मिनरल वाटर डाला।
उसने उसका सिर पकड़कर उसे खाना खिलाया। खांसी खांसी। एक कौर पानी पीने के बाद उसने तले हुए चावल निगल लिए। पहली बार मायरा ने महसूस किया कि ताजी हवा में सांस लेने में सक्षम होना कितना अद्भुत था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और फू एन की ओर देखा। मायरा, क्या तुम ठीक हो? मायरा की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था, मयंक भाटिया ने मायरा की छाती थपथपाई और चिंता से पूछा, ये बहुत सपाट लगता है, लेकिन यह सामान्य है कि उसने 13 साल की उम्र में विकसित होना शुरू नहीं किया है ना? उसे एक और लिली जमेश में नहीं बदलना चाहिए। मैं ठीक हूं, बड़े भाई। मायरा ने मयंक भाटिया की ओर देखा और धीरे से कहा। इस बार कोई आवाज परिवर्तन नहीं हुआ। मायरा की धीमी आवाज से मयंक भाटिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका दिल पिघल रहा हो। ये अच्छा है कि आप ठीक हैं। मायरा की सफाई सुनकर मयंक भाटिया को राहत महसूस हुई। वो खड़ा हो गया, एक पल के लिए झिझका और धीरे से पूछा, जैसा कि अपेक्षित था, मायरा हेरोमान सेंसेई है ना? ऐसा लग रहा था कि मायरा शांत हो गई है। हालांकि मयंक भाटिया ये नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अब इसे छिपाना असंभव था। वो अब केवल अपने दिल में सवाल पूछ सकता था। मायरा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। मायरा के क्यूट लुक को देखकर मयंक भाटिया मुस्कुराते हुए बोले, मायरा, असल में मैं अभी लाइव प्रसारण देख रहा था। नहीं। मायरा के गाल थोड़े शर्मा गए और उसने अपना सिर हिलाया। है ना? मायरा का चेहरा अचानक लाल हो गया और वो फुसफुसाई, मैं इस नाम के किसी को नहीं जानती। क्योंकि मायरा की आवाज बहुत नरम थी, मयंक भाटिया ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। उसने अपना चेहरा करीब ले जाया और पूछा, क्या? मयंक भाटिया को अचानक करीब आते देख मायरा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। मैं इस नाम के किसी को नहीं जानती। मेरी बहन अद्भुत है, अब भी आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आपने लाइव प्रसारण के दौरान भी यही बात कही थी और आप अभी भी दिखावा करते हैं कि आप नहीं जानते। मायरा, इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप ड्राइंग में अच्छे नहीं हैं? आपके अपने प्रशंसक भी हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। मयंक भाटिया ने गंभीर चेहरे के साथ तारीफ की। अब अपनी बहन के साथ घुलने मिलने का एक अच्छा मौका था। हो सकता है कि वह उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त बहादुर बना सके। आखिरकार उनकी बहन अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत कर सकती थी जब वह एक मुखौटा पहनती थी, जिसका मतलब था कि वह बात करना पसंद करती थी। इस समय अगर वो उसे कुछ मार्गदर्शन देता है तो वो बहादुर हो सकती है। मायरा को उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया इस समय उनकी तारीफ करेंगे। उसकी आंखों में उत्साह का स्पर्श दिखाई दिया, लेकिन यह जल्दी से मंद हो गया। वो झिझकी और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पूछा, भाई, आपको कैसे मालूम? क्या? वास्तव में मायरा की आवाज बहुत नरम थी और मयंक भाटिया ने इसे बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं सुना। वो केवल करीब जा सकता था और पूछ सकता था, रुको, जरा ठहरिए। मायरा का चेहरा लाल हो गया और मयंक भाटिया की अजीब निगाहों के तहत उसने अपने कान से एक लाइव प्रसारण माइक्रोफोन लगाया और फिर ध्वनि को बढ़ाने के लिए इसे कमरे में साउंड सिस्टम से जोड़ दिया। ये ठीक है ना? भाई, तुम्हें कैसे पता चला? एक पल के लिए झिझकने के बाद मायरा ने वो सवाल पूछा जो वो अभी पूछना चाहती थी। पिछली बार जब मैंने गलती से आपके कमरे में बिना रंग का चित्रण देखा था, तो मुझे संदेह था कि ये त्वरित दुनिया का चित्रण था। मयंक भाटिया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सच बताया, नतीजतन मैंने आज आपके कमरे में जो खाना बनाया था उसे देखा और फिर आप कैमरा बंद करना भूल गए और अपने कपड़े उतारने लगे। मयंक भाटिया के खत्म होने का इंतजार किए बिना मायरा का चेहरा ऐसे शर्मा गया जैसे खून टपकने वाला हो। उसने अपना छोटा सा सफेद हाथ बढ़ाया और मयंक भाटिया की बातों को बाधित करते हुए कहा,
नहीं, इसे फिर से मत कहो। क्या तुमने मुझे यह कहने के लिए नहीं कहा? अब आप नहीं चाहते कि मैं ये कहूं। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। इस समय मायरा फुसफुसाई, भाई, आप कैसे जानते हैं कि मैंने त्वरित दुनिया के लिए चित्रण बनाया है? क्योंकि मैं त्वरित दुनिया का लेखक हूं। मयंक भाटिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। भाई, क्या ट्वाइलाइट सांसारिक सेंसेई है? मायरा की आंखों में आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। ये कहना होगा कि भाई और बहन एक ही कमरे में। बहन एक चित्रकार थी और भाई एक हल्का उपन्यास लेखक था। किसी भी मामले में यह बहुत अधिक संयोग था। हम एक जैसे क्यों नहीं दिखते? मयंक भाटिया ने अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर में एक्सेलरेटेड वर्ल्ड के बारे में पांडुलिपि की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये त्वरित दुनिया के बारे में पांडुलिपि है। ये सब यहां है, तो ये ऐसा ही है। हाँ, ये वास्तव में एक संयोग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इलस्ट्रेटर मायरा निकला। मयंक भाटिया थोड़ा मुस्कुराया। वैसे भी अब जब वह और मायरा की पहचान सामने आ गई थी, तो उसने बस मायरा से अपना सवाल पूछा। मायरा, वास्तव में मेरे पास हमेशा ब्लैक स्नो गर्ल के चित्रण के बारे में एक सवाल रहा है। क्या आपने ब्लैक स्नो गर्ल को एक कंगाल के रूप में क्यों आकर्षित किया? ओह बंधु, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मायरा का सुंदर चेहरा तुरंत शर्मा गया। उसने एक हाथ से अपनी अविकसित छाती को ढक लिया और दूसरे हाथ से गेम कंट्रोलर को टेबल पर ले गया और मयंक भाटिया के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्यारी छोटी बहन उसे गुंडे के लिए ले गई हो? मायरा के बफ सफेद हाथ को कंट्रोलर के साथ थप्पड़ मारते हुए देखकर मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराया, अपना सिर नीचे कर लिया और मायरा के गेम कंट्रोलर को चकमा दे दिया। फिर उसने जल्दी से मायरा की पतली बाह पकड़ ली और मायरा को मोबाइल फोन दिखाया। मायरा, रुको, ये उपन्यास की सेटिंग है। सेटिंग ये है कि ब्लैक स्नो गर्ल का काल्पनिक शरीर सपाट है उसे। वास्तव में? मायरा ने मयंक भाटिया का मोबाइल फोन लिया और ब्लैक स्नो गर्ल की सेटिंग देखी। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से कहा, भाई, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई सामग्री नहीं है। सामग्री? हाँ, मायरा ने सिर हिलाया। क्या आप चर्च गेट की किताब चाहते हैं? मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। उसे याद आया कि लिली जमेश को पिछली बार चर्च गेट की किताब खरीदनी चाहिए थी ताकि वो अन्य पुस्तकों को आजमाने के लिए उसका उपयोग कर सके। अब ऐसा लग रहा था कि मायरा ब्लैक स्नो गर्ल का मूल रूप नहीं बना सकती थी। उसे सामग्री के रूप में एक किताब की कमी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मायरा अचानक थपथपाई और गुस्से से बोली। क्या किसी किताब को लेकर इतना उत्साहित होने की जरूरत है? मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। सौभाग्य से उसने यह नहीं कहा कि वह इस तरह का कला चित्रण कर रही थी, अन्यथा मायरा द्वारा उसका पीछा किया जा सकता था। ओह, मायरा ने शर्माते हुए दोनों हाथों से अपने कपड़ों के कोने को चुटकी ली, थपथपाई और शिकायत की, भाई, तुम एक बड़े बेवकूफ हो। धीमा, हल्का उपन्यास नायक। मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि मायरा इस मामले को लेकर इतनी उत्साहित होंगी। उसने उसे लुई की गुणवत्ता का 3 हिट कॉम्बो भी दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, मैं अब और नहीं कहूंगा। भाई, आप एक लड़की को इस तरह की बात नहीं कह सकते। मायरा ने शर्माते हुए कहा, इसे एक वास्तविक व्यक्ति की जरूरत है। मैं केवल उसकी संरचना की कल्पना कर सकता हूं जब मैं इसे कुछ बार खींचता हूं। मानव, मयंक भाटिया को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। वो स्कूल में किसी भी लड़की को नहीं जानता था। भले ही वह कुछ लड़कियों को जानता था, लेकिन केवल 2 ही थी। ब्लैक स्नो गर्ल के समान सामग्री कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है कि वह है। इस समय मयंक भाटिया के दिमाग में कौंध गया। उसने अचानक एक व्यक्ति
एक दोस्त के बारे में सोचा जिसे वो हर दिन स्कूल में देखता था। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए वो और ब्लैक स्नो गर्ल वास्तव में समान थे। जब मयंक भाटिया सोच रहा था तो सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा। कॉमिक फंतासी मिशन सक्रिय, मायरा को ब्लैक स्नो गर्ल की छाती के लिए उपयुक्त सामग्री खोजने में मदद करें। मायरा द्वारा असली ब्लैक स्नो गर्ल को आकर्षित करने के बाद वो लेवल एक कॉमिक टैलेंट को अनलॉक कर सकती है और एक फंतासी मूल्य प्राप्त कर सकती है। असफल कॉमिक प्रतिभा को स्टोर से मिटा दिया जाएगा। अवधि 3 दिन डॉट। इसे मुझ पर छोड़ दो, मायरा। कल बड़ा भाई निश्चित रूप से एक लड़की को घर में लाएगा जो ब्लैक स्नो गर्ल के समान है, ताकि आपको चित्रण पूरा करने में मदद मिल सके। यह आपको एक कलाकार के रूप में बेहतर बनाएगा। मयंक भाटिया ने खड़े होकर धर्मी आक्रोश के साथ कहा। भाई, सच में? मयंक भाटिया के गंभीर भाव को देखकर मायरा की आंखों में उत्साह का भाव आया और पूछा। बेशक, मैं वादा करता हूं। मयंक भाटिया ने उनकी छाती थपथपाई और वादा किया। वास्तव में उसके दिल में लगभग 10,000 शाप चल रहे थे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी बहुत हताश हूं। हो सके तो मयंक भाटिया भी चाहते थे कि ब्लैक स्नो गर्ल सपाट छाती के साथ युद्ध में उतरे। लेकिन अगर मिशन पूरा नहीं होता है तो मैं भविष्य में कॉमिक्स नहीं सीख सकता। मायरा के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला चर्च गेट बनाने का मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। मयंक भाटिया के गंभीर चेहरे को देखकर और फिर मयंक भाटिया की देखभाल को याद करते हुए जब उसके माता पिता 1 साल के लिए चले गए थे, मायरा के दिल की धड़कनें मदद नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें भावना के स्पर्श से चमक उठीं और उसने धीरे से पूछा, भाई, तुम मेरी देखभाल क्यों करना चाहते हो? तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। मैं इस तरह का व्यक्ति हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरी बहन हो। इसलिए तुम्हारी देखभाल करना ही मुझे करना चाहिए। अपने पूर्ववर्ती की याद वापस आ गई। मयंक भाटिया को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी बहन की आत्मा जल रही है। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी छाती फुला ली और मायरा के सामने अपना सिर उठाया। एक बड़े भाई की छवि दिखा रहा था। हालांकि उन्होंने एक यौवन बच्चे की शक्ल दिखाई, लेकिन मयंक भाटिया की बात गंभीर थी। वास्तव में वो न केवल अपने पूर्ववर्ती से प्रभावित था, बल्कि वो वास्तव में इस प्यारी और दयालु बहन की देखभाल करना चाहता था। भाई, भले ही मैंने आपसे 1 साल से बात नहीं की है, क्या मैं अभी भी एक बहन हूं जो आपको हमेशा कपड़े धोती है, मेरे लिए खाना बनाती है और बहुत परेशानी होती है? मायरा ने उम्मीद से भरी आंखों से मयंक भाटिया की ओर देखा और पूछा। बहन बहुत प्यारी है, बेशक, मैं माफ करना चुनता हूं। मयंक भाटिया के चेहरे पर सौम्यता का स्पर्श दिखाई दे रहा था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हां, क्योंकि मेरे दिल में मायरा मेरी बहन है और इस दुनिया में कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि मायरा को उनकी शिकायत रही है, लेकिन मयंक भाटिया को पता था कि मायरा उन पर बहुत निर्भर है। पिछली बार जब उनका पीरियड आया था तब भी उन्हें उम्मीद थी कि मयंक भाटिया हमेशा उनके साथ रहेंगे। मयंक भाटिया इस दुनिया में आए और अब उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। मायरा उसे एकमात्र परिवार की गर्मजोशी महसूस करा सकती थी। शुरू से ही उन्हें लगा कि उन्हें मायरा का ख्याल रखना चाहिए और आज की मुलाकात ने उनके विश्वास को पूरी तरह से मजबूत किया। तो बहन, चूंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, क्या हम भविष्य में कमरे से बाहर निकल सकते हैं? मयंक भाटिया की बातों ने मायरा को भौहें चढ़ा दी। उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने एक अकाट्य स्वर में कहा, नहीं, अगर मैं कमरा छोड़ दूंगा तो मैं हार जाऊंगी। लड़की, कोई भी तुम्हारे साथ दाव नहीं लगा रहा है। मयंक भाटिया अवाक रह गए। इस समय मायरा बिस्तर पर चली गई, मयंक भाटिया को देखा और फुसफुसाया, भाई, मैं सोने जा रही हूं। मुझे इस तरह मत भगाओ। ठीक है। मयंक भाटिया को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। हालांकि मायरा अभी भी युवा थी और देर तक जागना अच्छा नहीं था।
वो केवल कमरे से बाहर निकल सकता था और उस दरवाजे को देख सकता था जिसे उसने तोड़ दिया था। उसने अपना सिर बाहर निकाला और फूट फूट कर मुस्कुराया। फिर, शुभ रात्रि मायरा, मैं कल तुम्हारे लिए दरवाजा ठीक कर दूंगा। धन्यवाद भाई। मायरा ने सिर हिलाया, ऊपर चली गई, दरवाजा बंद कर दिया और मयंक भाटिया को फिर से बाहर बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके गायब हुई मायरा की ओर देखकर मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन को कमरे से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जब से उसने आज अपना दिल खोला, ऐसा लग रहा था कि उसे कमरे से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस रुको, मुझे थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें पकड़ते हुए देखो, मेरी बहन। ये सिर्फ इतना था कि वह नहीं जानता था कि वह सामग्री कल उसके घर आने के लिए तैयार होगी या नहीं। एक पुरुष हाई स्कूल सहपाठी के रूप में एक महिला सहपाठी को अतिथि के रूप में अपने घर पर आमंत्रित करना और ये कहना कि उसके माता पिता घर पर नहीं थे, इससे कोई गलतफहमी नहीं होगी, है ना? कमरे में वापस उसने समय देखा। 9 बजे से पहले भी 1 घंटा बाकी था। क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि किस गेम टेक्स्ट का आदान प्रदान करना है, मयंक भाटिया ने बिस्तर पर लेटने और थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। मुझे कहना होगा, मेरी बहन वास्तव में प्यारी है। क्या आपको जलन हो रही है? है नश्वर लोगों से ईर्ष्या। अपनी आंखें बंद करने के कुछ ही देर बाद फोन का अलार्म बज उठा। समय तेजी से 8.55 तक पहुंच गया। खेल शुरू होने से केवल 5 मिनट पहले बचे थे। मयंक भाटिया ने जल्दी से बेड पर लगा हेलमेट उठाया, उसे पहना और सीधे गेम में एंट्री कर दिया। भाई, आप अंत में यहां हैं। जैसे ही मयंक भाटिया का किरदार ऑनलाइन हुआ और वर्चुअल स्पेस में कदम रखा, हत्सुने अचानक कोने से बाहर भागा और उत्साह से उस पर कूद पड़ा। अपने सामने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए मयंक भाटिया ने धीरे से हत्सुने के सिर को थपथपाया। एसो की इंद्रियां वास्तव में अच्छी थी। जब हत्सुने उससे चिपक गया तो उसे लगा जैसे उसे एक असली लड़की गले लगा रही है। हो सकता है कि यह गेम कुछ ऐसे लोगों को संतुष्ट कर सके जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वे खेल में एक लड़की से शादी कर सकते हैं और वास्तविकता के स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। भविष्य में भौतिक गुड़ियां नहीं बेची जाएंगी। मयंक भाटिया की इन गेम उपस्थिति को उनके वास्तविक उपस्थिति के 20% पर समायोजित किया गया था। उसकी उपस्थिति को मूल संस्करण के केवल 20% के भीतर समायोजित किया जा सकता था, जिससे वो अधिक सुंदर या बदसूरत हो गया। मयंक भाटिया के व्यक्तित्व के साथ निश्चित रूप से वो अधिक सुंदर होने के लिए अपने लुक को समायोजित करेंगे। हालांकि वो वास्तविक जीवन में बदसूरत नहीं था, लेकिन वह इस तरह से आंखों को अधिक भाता था। हालांकि ये 20% समायोजन कुछ सौंदर्य कैमरों से अलग था। मूल सिस्टर फीनिक्स को एक खूबसूरत लड़की बनाना असंभव था, इसलिए इसे केवल मोटे तौर पर समायोजित किया जा सकता था ताकि वास्तविक दुनिया में लोग बता न सके। हालांकि अधिकांश समय ये अभी भी वास्तविक दुनिया के समान था। दूसरे शब्दों में, खेल में खूबसूरत लड़की वास्तविक दुनिया से अलग नहीं थी। बेशक एक वर्चुअल एमएमओआरपीजी के रूप में मयंक भाटिया ने नहीं सोचा था कि खेल में कई लड़कियां होंगी। इसके अलावा वास्तविक दुनिया में उसकी बहन थी और हत्सुने खेल में उसके लिए पर्याप्त था। जहां तक दूसरों की बात है, उसे उनकी जरूरत नहीं थी। वो इस दुनिया में एक अजय तलवारबाज बनना चाहता था जहां जीत का फैसला तलवारों से होता था और कोई जादू नहीं था। हत्सुने, हम जल्द ही खेल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। मयंक भाटिया ने समय को देखा, केवल 3 मिनट बचे थे, और पूछा, क्या मुझे लेवल 1 गेम प्रतिभा के लिए एक्सचेंज करने की आवश्यकता है? फिलहाल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआती राक्षसों को देखा है। वे मुश्किल नहीं है। जब तक आप उनके हमले के तरीकों से परिचित हैं, आप उनसे निपट सकते हैं। हत्सुने ने अपना सिर हिलाया। भाई सिंगल स्वॉर्ड प्रतियोगिता में लेवल 1 गेम प्रतिभा का आदान प्रदान कर सकता है। एकल तलवार प्रतियोगिता? हाँ,
चुयन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे याद है कि खेल में तलवार का द्वंद्व क्षेत्र होता है। सर्वर लॉन्च होने के तुरंत बाद पहला द्वंद्व शुरू होना चाहिए। ये एक एकल तलवार द्वंद्व है और जो द्वंद्व जीतता है उसे एक निश्चित राशि पुरस्कार राशि मिलनी चाहिए और ऐसे में एक सेलिब्रिटी बनना चाहिए। बड़े भाई को और अधिक प्रशंसक मिलेंगे। भाई, आप इसे आजमा सकते हैं। ये खेल न केवल उपकरण से बल्कि कौशल से भी तय होता है। सौभाग्य से सभी खिलाड़ी अब खेल में नए हैं और किसी के पास उस तरह का निर्णायक कौशल नहीं है। भाई, आपको बस मेरे निर्देशों का पालन करने और स्तर बढ़ाने की जरूरत है। मैं समझता हूं। हत्सुने, क्या आपका मतलब है कि आपने इस दुनिया की खोज की है? हत्सुने की सफाई सुनकर मयंक भाटिया हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हत्सुने में इस तरह का कार्य होगा। अगर ऐसा है तो हत्सुने के साथ वो इस खेल में एक धोखेबाज के बराबर है। वास्तव में इसे धोखा नहीं माना जाता है। ये सिर्फ इतना है कि उसके पास एक मार्गदर्शक है और अन्य लोग केवल राक्षसों को ही ढूंढ सकते हैं। चुयन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आज्ञाकारी रूप से मुस्कुराई। चूंकि नक्शा बहुत बड़ा है, मैं केवल पहले स्तर पर चला गया हूं। लेकिन चिंता मत करो बड़े भाई, जब बिग ब्रदर ऑफलाइन हो जाएगा तो मैं अन्य स्तरों का पता लगाऊंगा और आपके लिए बॉस का स्थान ढूंढूंगा। इस गेम की सेटिंग ये है कि बॉस को मारने वाले पहले व्यक्ति के पास उपकरण प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना होगी। उसके बाद हालांकि राक्षसों और बॉस को ताजा किया जा सकता है, ड्रॉप दर कम हो जाएगी और इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये ठीक है हत्सुने, आपने अच्छा किया है। मयंक भाटिया ने हत्सुने के सिर पर हाथ थपथपाया और उसे सांत्वना दी। मैं भाई की सुनहरी उंगली हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे अपना मूल्य दिखाना होगा, अन्यथा मेरे दोस्त कहेंगे कि सिस्टम बेकार है और केवल प्यारा व्यवहार करना जानता है। मुझे सिल्वर फ्लैश द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। मयंक भाटिया। इस समय पूरे वर्चुअल स्पेस में उल्टी गिनती दिखाई दी। 10, 9, 8। ऐसा लगता है कि यह शुरू होने वाला है। मयंक भाटिया ने एक गहरी सांस ली। पहले 50,000 गेम डिवाइस बेचे गए थे और वे सभी एक ही क्षेत्र में थे। 50,000 लोग निश्चित रूप से एक छोटी संख्या नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उसे स्तर बढ़ाने के पहले अवसर का लाभ उठाना पड़ा। केवल 3 सेकंड बचे थे। चुयन ने उसे याद दिलाया, भाई, जब आप बाद में खेल के शुरुआती बिंदु में प्रवेश करते हैं तो ये शुरुआत के शहर का केंद्रीय वर्ग होता है। किसी और चीज की परवाह मत करो, बस पूर्व की ओर सड़क पर चलें और शहर छोड़ दें। मैं समझ गया। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। वो स्वाभाविक रूप से हत्सुने के शब्दों में विश्वास करता था। जैसे ही उनका अंतिम शब्द गिरा, पूरा स्थान धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। जैसे जैसे जगह फीकी पड़ती गई, आसपास के दृश्य भी बदलने लगे। पेड़ों से घिरा एक विशाल पत्थर का फर्श और एक ठाठ मध्य युगीन शैली की सड़क और शानदार इमारतें देखी जा सकती थी। जहां तक दूरी की बात है, वहां एक विशाल महल था जो काली रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। यह शुरुआती शहर होना चाहिए, जिसे अधिकांश गेम शुरुआती गांव कहते हैं। मध्यकालीन शैली की सड़कों को देखते ही मयंक भाटिया की आंखें आश्चर्य से भर गई। विशाल केंद्रीय चौक में खेल केवल 1 मिनट से भी कम समय के लिए शुरू हुआ था, लेकिन पूरा शहर लोगों से भरा हुआ था। एक नजर में यह काले रंग का समुद्र था। यहां अनगिनत लोग इकट्ठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि कम से कम 10,000 लोग थे। इसके अलावा अभी भी लगातार खेल में शामिल होने वाले नए खिलाड़ी थे। खेल में प्रवेश करने वाला लगभग हर कोई उनके सामने लगभग यथार्थवादी दृश्य से चौंक गया था। कुछ लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्राचीन इमारतों को छूने के लिए पहुंच गए, पत्थर के स्लैब और पेड़ों की लगभग यथार्थवादी भावना को महसूस कर रहे थे। खेल शुरू होने से पहले ही मयंक भाटिया का चुयन के साथ करीबी संपर्क था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि इस खेल का संवेदी अनुकरण कितना उच्च अंत था। स्वाभाविक रूप से
उसने इतनी कोशिश करने में समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने च्युइन की पद्धति का पालन किया और नीले पत्थर की पक्की सड़क के साथ पूर्व की ओर दौड़ पड़ा। उनका फिगर फुर्ती से सबके पास से गुजरा। उसी समय हथेली के आकार तक सिकुड़ चुकी और हरे रंग की पोशाक पहने हुए और उसकी पीठ पर पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी थी। एक परी की तरह मयंक भाटिया के कंधे पर उतरी। वो मुस्कुराई और उसे याद दिलाया, बड़े भाई, खेल अभी शुरू हुआ है। यदि आप दूसरों से पहले राक्षसों का शिकार करते हैं तो आप तेजी से स्तर बढ़ाने में सक्षम होंगे। अन्यथा जब लोग आएंगे तो राक्षसों को मारना मुश्किल होगा। इसके अलावा खेल की अधिक मुद्रा कोर प्राप्त करें। खेल के लाभ के प्रतिशत के आधार पर इसे भविष्य में खिलाड़ियों को बेचा जाएगा। आप भारतीय रुपए कमा सकते हैं। क्या ये पैसा कमा सकता है? मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। क्या उसने कोई नकली गेम खोला? अपने पिछले जीवन में उन्होंने पेंगुइन द्वारा बनाए गए अनगिनत खेल खेले और लगभग गंदगी खाने में फंस गए। उन्हें ऐसा वीआर गेम खेलने की उम्मीद नहीं थी जो इस दुनिया में पैसा कमा सके। ये वाकई चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि मुझे अमर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वास्तव में इस दुनिया में दौड़ने की गति वास्तविक दुनिया के समान ही थी। शहर के केंद्रीय चौराहे से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगा। दोनों तरफ की यथार्थवादी दुकानों और गलियों को देखकर मयंक भाटिया चुपके से हैरान रह गए। उसने अपना बैकपैक खोला और एक शुरुआती हथियार, अ ब्रोकन आयरन स्वॉर्ड, उससे लैस किया। दरारों से भरी तलवार पकड़े मयंक भाटिया को लगा जैसे वह एक अजय तलवारबाज बन गया हो। यहां तक कि अगर वह एक शीर्ष बॉस का सामना कर रहा था तो उसे लड़ने की इच्छा होगी। शहर के गेट से निकलने के बाद मयंक भाटिया घुमावदार घास के रास्ते के साथ समतल क्षेत्र की ओर दौड़ा, जिसे हत्सुने ने इंगित किया था। रास्ते में वो किसी अन्य साहसी व्यक्ति से नहीं मिला। जिन लोगों के पास कोई गाइड नहीं था, वे एक समतल क्षेत्र की तलाश कर रहे थे और शहर में जीवन का अनुभव कर रहे थे। दूसरों के विपरीत वह सीधे एक समतल क्षेत्र पा सकता था, लेकिन वह पहले स्तर बढ़ा सकता था। इस समय मयंक भाटिया ने अनजाने में उनके जन्मजात उपहारों में से एक पर ध्यान दिया। तीसरे स्तर की खाना पकाने की प्रतिभा, च्युइन। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहां शेफ भी बन सकता हूं और शुरू से ही तीसरे स्तर का कौशल प्राप्त कर सकता हूं? हाँ,